बेटा मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, टोटल है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ केटायन और एनायन, या तो पूरे केटायन का या तो एनायन का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एन फैक्टर मिल जाएगा सॉल्ट के लिए। तो एन फैक्टर पता रहेगा तो हम लोग ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक सिंपल टेक्निक भी है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आते हैं कि नहीं आते हैं बोलो? तो सीधे सीधे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आता है? आता है। बस आप क्या करना, एन फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या मिल जाएगा बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी, तो आप क्या करो, मोलैरिटी कैलकुलेट करो और इनटू क्या कर दो बेटा, एन फैक्टर कर दो। ये हमारी लास्ट क्लास की कहानी थी। हाँ, किसी कंपाउंड का, हाँ, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, बस यही तू याद रख अभी। बाकी अगर किसी को और एक्स्ट्रा चाहिए तो अभी मैं रिएक्शन बैलेंस करके बताया हूं कि एक मॉलिक्यूल को कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना मास इन्वॉल्व हो रहा है वो निकल जाएगा। HCl का एक मॉलिक्यूल कितना H+ देता है, तो एक मोल कितना देगा, तो वही उसका एन फैक्टर है एक। लास्ट क्लास में क्या कर रहा था, 2 क्लास से, 12th में भी, फिर अभी भी। नहीं पढ़ा है तुम लोग को मैं, तो कहाँ दिमाग था तेरा? H2SO4 का क्या होगा, HNO3 का क्या होगा 1, H3PO4 का क्या होगा, अरे जोर से बोलो, जय माता दी, बस मत बोलना। हाँ, H3PO3 का क्या होगा, H3PO2 का क्या होगा, जितना H रिलीज करता है वही उसका एन फैक्टर रहता है। समझ में आता है क्या, बोलो? बेस का भी आता है, Na2SO4 का क्या होगा एन फैक्टर, Na2SO4। देखो कोई भी जो सॉल्ट है ना बेटा, उसमें टोटल केटायन का चार्ज और टोटल एनायन का चार्ज बराबर होता है, क्योंकि सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। तो Na2SO4 है, तोड़ोगे तो 2 सोडियम और सल्फेट एक, उसका 2 सोडियम का +2, सल्फेट का -2, तो क्या ले लोगे 2। तो आप तोड़ दो और टोटल या तो केटायन का पॉजिटिव चार्ज निकाल लो, या टोटल जितने उस फॉर्मूला में जितने एनायन है उसका नेगेटिव चार्ज निकाल लो, वही उसका क्या होता है बेटा, एन फैक्टर होता है। बात समझ में आती है क्या, बोलो? ये सब कर लोगे, ये कर लोगे तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुमको एन फैक्टर आना चाहिए हर किसी का। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, बोलो बेटा? ठीक। इसमें एक चीज और, जैसे हम लोग मोलैरिटी में क्या पढ़े थे बेटा, कि जैसे 2 सॉल्यूशन को मिला दोगे तो तीसरा सॉल्यूशन जो बनता है उसकी मोलैरिटी क्या होगी, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ते थे वहां पे, कि जैसे ये एक सॉल्यूशन है, पढ़ते थे, उसकी मोलैरिटी दी हुई रहती थी, वॉल्यूम दिया हुआ रहता था, और फिर एक दूसरा सॉल्यूशन लेते थे, उसकी मोलैरिटी दी हुई रहती थी, वॉल्यूम दिया हुआ रहता था, दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाते थे, और इसकी मोलैरिटी M3 मान लेते थे और वॉल्यूम V3 मान लेते थे। समझ में आया? क्वेश्चन ये रहता था कि आपको ये सारी चीजें दी हुई है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है और ये भी दिया है, कैलकुलेट M3। तो हम क्या करते थे, हम लोगों ने ऐसे पहले डिराइव किया था, अगर आपकी कॉपी में लिखा होगा, अगर आपने रिवीजन किया है बहुत अच्छे से, पहले हम लोगों ने डिराइव किया कि यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो M1V1 आए, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो M2V2 आया, और यहाँ की मोलैरिटी अगर आपको निकालना है तो इस सॉल्यूशन में टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स हुए, M1V1 प्लस M2V2, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम टोटल कितना हुआ, दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पे V1 प्लस V2, और यहाँ पे एक रिलेशनशिप हम लोगों ने बनाया, इस V1 V2 को अगर V3 बोलेंगे तो M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ये एक रिलेशन बना था बेटा। अगर ये मोलैरिटी के लिए है तो सेम चीज हम किसके लिए, नॉर्मेलिटी के लिए भी ले सकते हैं। नॉर्मेलिटी के लिए N1V1 हो जाएगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे N2V2 हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया। अब इस सॉल्यूशन में टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या रहेंगे, N1V1 N2V2 डिवाइड बाय, अगर नॉर्मेलिटी निकालना है V1 प्लस V2। बात समझ में आ रही है क्या, आ रही है क्या? अच्छा, इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से पढ़े थे, याद करो,
क्या था तरीका कि भाई मोल्स गायब भी नहीं होते हैं और अलग से अपीयर भी नहीं होते हैं, बीच में कोई भगवान मान नहीं बैठे है। समझ में आया क्या? यहाँ पे टोटल कितने मोल्स थे? तो M1V1 थे। समझ में आया क्या? यहाँ पे टोटल कितने मोल्स थे? M2V2। दोनों को मिलाए तो यहाँ पे टोटल मोल्स कितने रहेंगे? अगर इसकी मोलैरिटी M3 है, वॉल्यूम V3 है, तो M3V3 रहेगा। अब इस एक्सप्रेशन में जो भी नहीं दिया रहेगा वो निकल जाएगा। बोलो हाँ। सेम उसी तरीके से बेटा, ये बात सबको समझ में आ गई है? किसकी फर्स्ट क्लास है आज मेरी? अरे तो दो बच्चों की ना, बाकी तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है? बाकी सब लोगों को आता है कि नहीं आता है? तेरे नहीं आता है? तो उसी तरीके से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग जब भी जैसे क्वेश्चन मोलैरिटी के लिए पूछे गए थे वैसे ही क्वेश्चन नॉर्मेलिटी के लिए भी पूछे जा सकते हैं, जहां पे हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि N1V1 N2V2 इज इक्वल टू N3V3। समझ में आता है क्या? किसी को भी कोई सा भी डाउट है तो मेरे को बताओ। हाँ, अरे क्या करेगी तू n फैक्टर निकाल के? ये नहीं आया मतलब तेरे को समझ में, तू विजुअलाइज ही नहीं कर पाई। चल देख इधर, देखो लिख लो। चलो ये मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। बेटा मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बोलो हाँ। इसकी नॉर्मेलिटी है N1 और वॉल्यूम है V1। ठीक है क्या? ठीक है क्या? मैंने एक दूसरा सॉल्यूशन लिया जिसकी नॉर्मेलिटी क्या है बेटा? N2 और वॉल्यूम है क्या है? V2। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये सॉल्यूशन मुझे ये मिला जिसकी नॉर्मेलिटी मैं समझता हूं कि N3 होनी चाहिए। अगर दी हुई बात है, मतलब डाटा दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और वॉल्यूम क्या ले लूंगा मैं? V3। समझ में आया? हो सकता है कि आपको N1V1 N2V2 दिया हुआ हो और पूछे कि नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन बताओ। नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, हम नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? सिंपल सी बात है। नॉर्मेलिटी क्या लिखवाया हूं? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग ये पढ़ते थे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो आपको हमेशा क्या दिया हुआ होगा? आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ होगा और उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, या तो डायरेक्ट दिए हुए होंगे या तो मास वास दिया होगा, तुम कैलकुलेट करोगे उसको। ठीक है, मान लो मेरे को पता चल गया कि टोटल 10 ग्राम इक्विवेलेंट है 5 लीटर में। 10 ग्राम इक्विवेलेंट जो है प्रेजेंट कितने में? 5 लीटर में। तो 10 ग्राम इक्विवेलेंट पूरे 5 लीटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो हर 1 लीटर के पास कितना गया बेटा? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। ठीक, तो नॉर्मेलिटी मैं कैसे निकालता हूं बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मैं न्यूमरेटर में लेता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मैं न्यूमरेटर में लेता हूं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या करता हूं बेटा? डिनोमिनेटर में लेता हूं, ये लीटर में लेता हूं। समझ में आया? मतलब मुझे इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे इस सॉल्यूशन में टोटल कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है वो निकालना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। समझ में आया क्या? अच्छा, यहां पे टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कहां से आएंगे? ये दोनों सॉल्यूशन से आएंगे। यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना था बेटा? तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे? तो देखो इधर ध्यान से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम करता हूं तो नॉर्मेलिटी मिलता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करूंगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिलेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या बताता है? ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, मतलब हर 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स है। जब उसमें तुम वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मिल जाएगा। बोलो हाँ। तो जैसे हम लोग मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करते थे तो नंबर ऑफ मोल्स आता था, उसी तरीके से मैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करूंगा तो क्या आएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो इस पूरे सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है? N1V1। समझ में आता है क्या?
यहाँ पे कितने प्रेजेंट है बेटा, N2V2, दोनों को ऐसे मिला दिए तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N3। अगर V1 प्लस V2 को V3 ही मानूंगा, उसको उधर लेके जाऊंगा तो एक्सप्रेशन वैसा ही दिखेगा जैसा मोलैरिटी वाला हम लोगों ने किया था, N3V3 इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। समझ में आता है क्या, बोलो। मॉड्यूल है दो, मॉड्यूल है कोई घर में रखे हो, 2-3 हो जाए ना बेटा इंस्टीट्यूट में छोड़ देना, क्योंकि देना पड़ता है ना हर साल हम लोगों को, जो नहीं लाया है 2-3 हो जाए तो छोड़ देना कोचिंग में, ठीक है। पारिजात, ओहो चालू है, हाँ ठीक है। ये बात हो गया। इसमें फायदा क्या है बेटा कि हम लोगों को देखो एक्सप्रेशन मान लो हम लोगों को पता है, तो हम लोगों को मान लो ये दोनों नॉर्मेलिटी पहले सॉल्यूशन की दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी नहीं दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि ऐसा कोई नॉर्मेलिटी दो नॉर्मेलिटी का कोई 2 लीटर का सॉल्यूशन था, उसमें कितनी नॉर्मेलिटी का 5 लीटर मिलाऊं जिससे कि नॉर्मेलिटी क्या हो जाए, सॉल्यूशन की फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3 नॉर्मल हो जाए। समझ में आया क्या। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन से कोई भी एक अननोन चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग नॉर्मल, सबसे पहला एकदम बेसिक क्वेश्चन क्या है कि इसकी नॉर्मेलिटी इसका वॉल्यूम, इसकी नॉर्मेलिटी इसका वॉल्यूम दिया रहेगा तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। वैसे ही इस एक्सप्रेशन में कोई भी एक चीज नहीं दी हुई है, मान लो ये नहीं दिया है तो भी एक अननोन निकल जाएगा एक्सप्रेशन से, बाकी सब दिया रहेगा। ये नहीं दिया रहेगा तो भी बाकी सारी चीजें निकल जाएगी। समझ में आता है क्या। तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन की रखा है क्या, रखा है सॉल्यूशन की, ले आ ले आ ले आ। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। अरे नहीं भाई, मेरे को सॉल्यूशन की चाहिए, रखिए, ले आ जा। तो दिनेश को बोलना बेटा, हाँ तो होगी ना वहां पे, कोई तो होगा ना, युवराज है कि नहीं है। नहीं है, छोड़ो, आ जाओ। देखो इधर, मान लो एक सॉल्यूशन है बेटा आपका, ये 6 नॉर्मेलिटी का 2 लीटर का सॉल्यूशन है। समझ में आया क्या, 2 लीटर का सॉल्यूशन है, 2 लीटर का सॉल्यूशन है। एक और सॉल्यूशन है बेटा 4 नॉर्मेलिटी का 2 लीटर का सॉल्यूशन।
अब ये दोनों को मिला दिए, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये नॉर्मेलिटी इसकी क्या होगी। सॉल्व करो। अरे और भी हैं अभी, सॉल्व करो, पहले पूरा लिख के सॉल्व करो। फाइव। हो गया बेटा? कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे N3V3 इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। मतलब यहाँ पे टोटल कितने ग्राम इक्विवेलेंट थे प्लस यहाँ पे टोटल कितने ग्राम इक्विवेलेंट थे, दोनों को मिला दिए तो इन दोनों का सम यहाँ पे होगा। तो रिलेशन अपने को ये मिल गया, 6 नॉर्मेलिटी इंटू 2 लीटर प्लस 4 नॉर्मेलिटी इंटू 2 लीटर इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी यहाँ पे अपने को नहीं पता बेटा, लेकिन वॉल्यूम पता है। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? 2 + 2 4 लीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4N3। तो N3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 + 8 20, 20/4 कितना हो गया? 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। समझ में आ रहा है क्या? आई बात समझ में बेटा? जैसे मोलारिटी के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे भी करना है, कोई नई चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है क्या? अब इसी में एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मैं ये कैलकुलेट कर रहा था तो सीधा सीधा था कि दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये हो सकता है, ये आप लिख लिए सब लोग, ये क्या हो सकता है कि कोई एक सॉल्यूशन मेरे को दिया हुआ है जिसकी नॉर्मेलिटी 6 है, वॉल्यूम 2 लीटर है, ठीक है क्या? उसमें मैं कितनी नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन मिक्स करूंगा, कितनी नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन 2 लीटर में मिक्स करूंगा जिससे कि नॉर्मेलिटी क्या हो जानी चाहिए बेटा? अरे नहीं 5 क्यों, और कुछ लेते हैं ना, अभी 6 नॉर्मेलिटी ले लेते हैं, ठीक है क्या? आपको बताना है बेटा कि इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। सिक्स ही आ रहा है? अच्छा ये भी 6 है, सेम वॉल्यूम भी सेम है बेटा, तो आपको यहाँ पे नॉर्मेलिटी भी क्या आ रही है? 6 आ रही है। देखो यहाँ पे कितना एक्सप्रेशन लिखेंगे, N3V3 इज इक्वल टू N1V1 प्लस क्या हो गया बेटा? N2V2। तो N3V3 क्या हो गया? ये आपका 6 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और V क्या हो, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 इंटू सॉरी N2 इंटू 2, N2 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 24, ये हो गया 12, ये हो गया 2N2, 12 इज इक्वल टू 2N2, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 12/2 मतलब 6। क्लियर है क्या? चलो अब बेटा नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़े हैं वैसा भी नॉर्मेलिटी के लिए बन सकता है। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन समझ में आया था ना, कि मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें मैं कितना लीटर पानी डालूं जिससे कि नॉर्मेलिटी ये हो जाए, या फिर इतना वॉल्यूम डालूंगा तो क्या हो जाएगा, उस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा इसके बाद, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। हाँ
हाँ हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? अब लिखेंगे बेटा हेडिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जैसे हम लोगों ने मोल कंसेप्ट पढ़ा था ना, जैसे मोल कंसेप्ट 1 पढ़ा था ना, वैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को मैं क्या बोलता हूं? मोल कंसेप्ट 2। इससे भी बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं बेटा? सॉल्व हो जाती हैं। क्या होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? लिखेंगे मिलियन में कितना, मास ऑफ दी सॉल्यूट, मास ऑफ दी सॉल्यूशन, ये हो गया 1 में कितना, मिलियन में इंटू मिलियन कितना होता है? 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। लिखेंगे बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, दिस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ना, दिस लॉ स्टेट्स दैट whenever this law states that whenever any two substances this law states that whenever any two substances react with each other, this law states that whenever any two substances react with each other, their reacting gram equivalents will always be same. Their reacting gram equivalents will always be same. Their reacting gram equivalents will always be same. ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा इनिशियल ग्राम इक्विवेलेंट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे, इसी के बाद ब्रैकेट बनाएंगे। इनिशियल ग्राम इक्विवेलेंट्स may or may not be same. Initial gram equivalents may or may not be same. ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। and the gram equivalents of each product form is also same, and the gram equivalents of each product form is also same. ठीक है, अब और करके और लिखेंगे इसमें, और करके लिखेंगे in simple words if any two substances belongs to the same reaction, in simple words if any two substances belong to same reaction, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा either both products, both reactants or one reactant and one product, or one reactant and one product, ब्रैकेट क्लोज कर दो। then their gram equivalents which takes part in the reaction is always same. Then their gram equivalents which takes part in the reaction is always same. कहना क्या चाहता है बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? देखो सिंपल सी चीज है कि आपके पास कोई भी रिएक्शन दी हुई है, जैसे 2a + 3b gives 4c + 5d, ये एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है क्या? बोलो। अब इसको देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि इसके 2 मोल्स इसके 3 मोल से रिएक्ट करेंगे, इसके 4 मोल्स और इसके 5 मोल्स बनाएंगे।
या फिर मैं क्या बोल सकता हूं कि हमेशा ए और बी आपस में जब भी रिएक्ट करेगा तो जो मोल्स का प्रोपोर्शन है वो क्या है 2:3। अगर ये 2 मोल है तो ये 3 मोल लगेगा, अगर ये 4 मोल है तो ये 6 लगेगा, अगर ये 1 मोल है तो ये 3/2 लगेगा, मतलब 1.5 लगेगा। मतलब जो मोल्स का रेशियो है, रिएक्शन करने का जो रेशियो है वो हमेशा 2:3 ही रहेगा। बोलो हाँ, है ना बेटा। लेकिन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में ना ये सब कोई बातें नहीं है, ये 2:3 1:2, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत ही नहीं है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि जैसे आपके पास मान लो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ए का दिया हुआ है, ए का कितना ग्राम इक्विवेलेंट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो बी के कितने ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट से। समझ में आया क्या। अब वहां पे लिखा था ना कि इनिशियल ग्राम इक्विवेलेंट्स में और मे नॉट बी सेम। हो सकता है कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ था और इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 2 से रिएक्ट कर लेगा, 1 1 से ही करेगा। 2 अगर होता तो 2 2 से ही करेगा। समझ में आया। 5 5 से ही करेगा, 10 10 से ही करेगा, x x से ही करेगा। समझ में आया। अच्छा, रिएक्टेंट के लिए तो समझ में आ गया कि x ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा x ग्राम इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा। प्रोडक्ट में अगर एक से ज्यादा भी बन रहे हैं तो भी x ग्राम इक्विवेलेंट x ग्राम इक्विवेलेंट x ग्राम इक्विवेलेंट। बात समझ में आती है क्या। सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रोडक्ट में दे देते हैं। समझ में आया। मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स बनते चले जाएंगे। अगर 10 प्रोडक्ट भी बने हैं तो 10 के 10 के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स रहेंगे x ग्राम इक्विवेलेंट्स रहेंगे। बात समझ में ही। सिंपल खेलेंगे तो क्या समझ में आता है कि मान लो यहां पे देखो, मान लो यहां पे x ग्राम इक्विवेलेंट है और यहां पे y ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है क्या। और हम लोगों को किसी ने बोला कि x इज लेस देन y, x y से क्या है बेटा छोटा है, तो इसके x ग्राम इक्विवेलेंट, इसके x ग्राम इक्विवेलेंट से क्या कर लेंगे रिएक्ट कर लेंगे। मतलब ये चला गया। समझ में आया क्या। यहां पे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे बेटा बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या, आ रही है क्या। तो b कितना बचेगा, y तो x से ज्यादा था, y माइनस एक्स ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच जाएगा। बात समझ में आई क्या। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है बेटा, ठीक है क्या। आई बात समझ में। हम लोगों को क्या चाहिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हमको n फैक्टर बस चाहिए। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मेरे को कैलकुलेट करना आता है। बोलो हाँ, नंबर ऑफ मोल्स मेरे को पता रहेगा, मैं n फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। बोलो हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इतनी सारी चीजें कि वेट बाय क्या इक्विवेलेंट मास, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बाय n फैक्टर, वो सब कंसेप्ट के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको बस एक बात पता होनी चाहिए कि मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। n फैक्टर क्या होता है एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए। ये आता है कि नहीं आता है। कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर पड़ गई किसी कंपाउंड के लिए तो देख लो कि उसका 1 मोल कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है। 1 मोल सब्सटेंस जितने मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, वो जो नंबर है वही उसका क्या है n फैक्टर। बात समझ में आती है क्या। पूरा क्लियर हो गया है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन ना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को एक क्वेश्चन से प्रूफ कर लेते हैं कि भाई अपन जो पढ़े हैं क्या वो सही है कि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा अपन, ये लिख लिया तुम लोग, लिखो चलो। हो गया।
हो गया बेटा। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जैसे H2CO3 है मान लो, वो क्या करता है बेटा, NaOH से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है, NaOH से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, और क्या बनेगा बेटा, H2O बनेगा। क्लियर है क्या, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट और वाटर, क्लियर है क्या। अब देखो, अगर मैं इसको मोल कंसेप्ट के हिसाब से जाऊंगा, तो मोल कंसेप्ट के हिसाब से मुझे हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस नहीं करूंगा तो मेरे को समझ में क्या आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो नहीं रहेंगे तो मेरे को समझ में क्या आएगा कि कितने मोल से कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर मैं मोल कंसेप्ट के हिसाब से जाऊंगा तो मैं इसको क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। तो H2CO3 यहाँ पे हो जाएगा 2NaOH, ठीक है क्या, और यहाँ पे हो जाएगा 2H2O। इससे मेरे को समझ में आया कि H2CO3 का 1 मोल NaOH के 2 मोल से रिएक्ट करता है, और Na2CO3 का 1 मोल और H2O के कितने मोल बनाता है, 2 मोल बनाता है, ठीक है क्या। पहले क्वेश्चन को मैं किससे सॉल्व करूंगा, मूल कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व करूंगा, फिर मैं उसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व करूंगा। या तो मैं ये कर सकता हूं, या तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई भी दोनों के मोल्स ले लेता हूं कि इसके मोल से इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, और लास्ट में मैं चेक कर लूंगा कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लो इसका 1 मोल NaOH के कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल से। मान लो मैंने H2CO3 का 2 मोल लिया, H2CO3 का मोल मेरे पास कितना है बेटा, 2 मोल है, तो NaOH के कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 4 मोल से करेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका 1 मोल Na2CO3 का कितना मोल बनाएगा, 1 मोल। अगर उसका 2 मोल है तो Na2CO3 का कितना मोल बनेगा, 2 मोल। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में चेंज कर लेते हैं। अगर बराबर आया मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सही है, नहीं आया मतलब गलत है कि नहीं। नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो इसके 2 मोल और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, H2CO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स, बोलो हाँ। NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बेटा, 1, कितना हो गया, 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स। अच्छा, Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बेटा, 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स। 4 4 4 4, भले मोल्स किसी के ज्यादा हैं किसी के कम हैं, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स उतने के उतने ही बन रहे हैं। बात समझ में आई क्या, आई क्या बच्चों, बोलो बेटा, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझ में आ गया, किसको नहीं आया हाथ ऊपर करो, किसको आ गया हाथ ऊपर करो। चलो इसको बनाने के बाद एक आध क्वेश्चन बना सकते हो, चलो ठीक। लिखो, हो गया ना। if 0.1 molar if 0.1 molar 100 ml HCl solution, if 0.1 molar 100 ml HCl solution is completely neutralized by, if 0.1 molar 100 ml HCl solution is completely neutralized by NaOH solution, if 0.1 molar 100 ml HCl solution is completely neutralized by NaOH solution, then calculate the mass of NaCl found.
देन कैलकुलेट दी मास ऑफ NaCl फाउंड। इसको आप मोल कंसेप्ट से भी बना सकते हो। मैं चाहता हूं कि इसको तुम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व करो, और जब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व कर लोगे ना, फिर मोल कंसेप्ट से बनाने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से बनाने का तरीका जो है वो ज्यादा इजी है। सॉल्यूशन का मेरे को मॉड्यूल चाहिए मैडम, सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन चैप्टर का। हाँ मॉड्यूल नंबर 6 है मेरे ख्याल से मैडम। हाँ बेटा बन गया। हाँ चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन क्या था कि मेरे को HCl सॉल्यूशन दिया था, बोलो हाँ। HCl दिया था, बोलो हाँ सब लोग। देखो इधर HCl सॉल्यूशन दिया था, 100 ml दिया था, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर, और बोल रहा था कि ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है। आपको बोल रहा था कि NaCl कितना बना है, मास ऑफ NaCl बताओ बोल रहा था, बोलो हाँ। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि HCl का जो 100 ml है ना, ऑफ 0.1 मोलार, उसका पूरा का पूरा 100% न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूं बेटा, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेता हूं। पहले तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मैंने तुमको बता रखा है कि अगर मैं इस वॉल्यूम को लीटर में चेंज नहीं करूंगा तो ये क्या होगा बेटा, मिली मोल्स में आएगा। पता है कि नहीं पता? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स। मोलैरिटी आपका मोल पर लीटर होता है, वॉल्यूम लीटर में होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आएगा? मोल्स में। अगर आपने मोलैरिटी लिया और ये जो वॉल्यूम है इसको आपने किस में ले लिया बेटा? ml में ले लिया, तो फिर मोल्स नहीं आएगा, मिली मोल्स आएगा। क्लियर है क्या? तो 0.1 मतलब ये आपका क्या हो गया, ये 10 टू द पावर -1, और ये आपका क्या हो गया 100, मतलब 10 मिलीमोल लिख सकता हूं मैं। अच्छा बेटा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल बोल सकता हूं, मतलब 10 टू द पावर -2 मोल है ये। ठीक है क्या? अच्छा ठीक है। अब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है बेटा? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मैं कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मैं कैसे निकालूंगा? 10 टू द पावर -2 इंटू 1, मतलब 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट्स। अगर ये 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट्स है तो ये NaOH के कितने ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा? 10 टू द पावर -2। NaCl का कितना बनेगा? 10 टू द पावर -2। मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मास तो नहीं पता लेकिन ये पता है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स बनेंगे? 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा बच्चे? जब मैं 10 टू द पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट जो है ना, उससे मैं क्या करूंगा? वैलेंसी फैक्टर क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, तो 10 टू द पावर -2 मोल्स मिले। ठीक है क्या? मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करूंगा बेटा? मोल्स इंटू मोलर मास इज इक्वल टू मास। तो मास
कैसे मिलेगा? 10⁻⁻² मोल है मेरे पास, और NaCl का जो मास होता है वो कितना होगा? 23 + 35.5, 58.5 ग्राम पर मोल होता है क्या? तो ये 0.01 है, ये 58.5 है, 0.585 ग्राम आंसर आएगा। ठीक है क्या? इसको मैं मोल कंसेप्ट से भी बना सकता था कि भाई इसको बैलेंस करना पड़ता। HCl का 1 मोल NaOH के 1 ही मोल से रिएक्ट करेगा, 1 मोल NaCl और 1 मोल H2O बनेगा, हाँ कि नहीं? तो ये जितने मोल्स हैं ये भी उतने मोल, फिर मोलर मास में कन्वर्ट कर दूंगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को लेंदी पड़ा है ना, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में बेटा पहले सॉल्व होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से, क्योंकि आपको बैलेंस करने का लफड़ा ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। देखो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 molar solution, how much volume of 0.1 molar solution of NaOH, how much volume of 0.1 molar solution of NaOH is required for the complete neutralization of, how much volume of 0.1 molar solution of NaOH is required for the complete neutralization of 4.9 gram of H2SO4 solution. Complete neutralization of 4.9 gram of H2SO4 solution. लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व करेंगे बेटा। 4.9 ग्राम H2SO4 के लिए आपको NaOH के 0.1 मोलार का कितना वॉल्यूम चाहिए? मैं किससे बनाने बोला हूँ? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से बनाइए।
कितना आया, 1 लीटर आएगा। देखो क्या बोल रहा था भाई, क्या क्या दिया हुआ है, H2SO4 का 4.9 ग्राम दिया हुआ है, H2SO4 का क्या दिया हुआ है, 4.9 ग्राम। उसका रिएक्शन किससे करवाना है, NaOH के साथ करवाना है, बोलो हाँ। और NaOH का ना बेटा वॉल्यूम नहीं दिया है, समझ में आया, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, बोलो हाँ। बोल रहा है दोनों का, इसके 4.9 ग्राम के लिए मैं कितना वॉल्यूम लूं NaOH का, जिसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1 मोलार, जिससे कि पूरा का पूरा क्या हो जाए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मास दिया है, इसको मैं मोल्स में चेंज कर लूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मोल्स में, ये मास दिया था H2SO4 का, मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लूंगा। कर लिया क्या, कैसे, 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो 49 है ये, अगर पॉइंट को छोड़ देंगे तो 49 बाई 98, 1/2, और पॉइंट नीचे लाएंगे तो 1/20, और 1/20 की वैल्यू क्या होती है 0.05। तो ये इतने मोल है, ठीक है क्या। अब बेटा मैं नंबर ऑफ मोल से वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करता हूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आते हैं। नंबर ऑफ मोल 0.05 है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल कितना आयन दे रहा है, 2 दे रहा है। तो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 2, मतलब 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया क्या। H2SO4 का कितना है 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो NaOH का भी कितना होना चाहिए 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए क्या। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे 0.1 आया है तो यहाँ पे भी 0.1 आएगा, ठीक है क्या। अगर नंबर ऑफ मोल से वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से वैलेंसी फैक्टर डिवाइड करेंगे तब नंबर ऑफ मोल्स आएगा। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट से डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 0.1 मोल ही आएगा, बोलो हाँ। अब यहाँ पे बताओ मेरे को कि मैं 0.1 मोलार का कितना वॉल्यूम लूं लीटर में, जिससे कि मोल्स कितने आए 0.1 मोल। समझ में आ रहा है, वॉल्यूम कितना आया 1 लीटर, 1 लीटर लोगे तो 0.1 मोलार का 1 लीटर लोगे तो 0.1 मोल, मतलब 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका कितना है 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.1 से कंप्लीट रिएक्शन करके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। आई बेटा बात समझ में, नोट करें। मेरे को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ रही है नहीं, कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका 0.05 मोल है तो इसका क्या होगा बेटा, इसका 0.1 मोल होगा। समझ रहे हो, बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही है ना, तब तो तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है क्या। हो गया, लिखो। इफ 4.9 ग्राम, if 4.9 ग्राम, if 4.9 ग्राम H2SO4, if 4.9 gram H2SO4 solution is mixed with, if 4.9 gram of H2SO4 solution is mixed with 4 gram of NaOH solution,
If 4.9 gram of H2SO4 solution is mixed with 4 gram of NaOH solution, then the pH of the final solution will be, आपको बताना है बेटा pH क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन का. ऑप्शन है ग्रेटर देन 7, लेस देन 7, इक्वल टू 7, none of this. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन. और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है 7. क्या क्या था, H2SO4 का दिया था 4.9 ग्राम, बोलो हाँ. और NaOH का कितना दिया था बेटा 4 ग्राम. समझ में आया क्या. अब 4.9 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट किए, बोलो हाँ. और ये कितना हो गया 0.05 मोल है ना. और ग्राम इक्विवेलेंट्स में चेंज किए तो कितना हो गया बेटा 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट. 4 ग्राम को मोल्स में चेंज किए 4/40 मतलब 0.1 मोल, और ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज किए तो कितना हुआ 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट. दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर है, मतलब सॉल्यूशन कंप्लीट क्या हुआ न्यूट्रलाइज हो गया. मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है, पीएच क्या है 7 है. अगर इसके ज्यादा रहते, मान लो इसके 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट रहते और इसके 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट रहते, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता 0.1 से रिएक्ट कर लेता. 0.1 एसिड कुछ बच रहा है मतलब एसिडिक हो जाता. तो क्या हो जाता, अगर इसके 0.2 होते इसके 0.1 ही रहते तो सॉल्यूशन क्या रहता बेसिक, तो क्या हो जाता बेटा. बात समझ में आई क्या. और अगर तुम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो नन ऑफ दिस. समझ में आया क्या, ठीक है क्या. तो कंसंट्रेशन हम लोगों का क्या हो गया बेटा खत्म हो गया. ठीक है, क्लियर. हाँ, पीपीएम फ्रैक्शन क्या होता है पता है, परसेंटेज क्या होता है पता है, क्या होता है परसेंटेज, इंटू 100 कर देते हो. चलो देखो, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम मतलब 1 मिलियन में उसका कितना पार्ट है. तो फ्रैक्शन कैसे निकलता है बेटा, फ्रैक्शन कैसे निकलता है. देखो फ्रैक्शन निकालने का तरीका बताया हूं कि मास ऑफ सॉल्यूट ले लिए और डिवाइड में क्या कर लिए मास ऑफ सॉल्यूशन. तो ये 1 में हो गया. अगर इसी में 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज बन जाएगा. इसी में 10⁶ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा पीपीएम हो जाएगा. समझ में आता है क्या, बोलो. चलो क्वेश्चन लिखेंगे बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन, when 7.1 gram Na2SO4, when 7.1 gram Na2SO4, मोलर मास लिख लेना Na2SO4 का 142, मोलर मास Na2SO4 का लिख लेना 142. when 7.1 ग्राम Na2SO4 है ना, मोलर मास क्या है बेटा 142, डिजॉल्व्स इन 100 ml solution, 100 ml solution. The molarity of the solution is, molarity बताना है. मोलैरिटी कैसे निकालूंगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 और कितने में मिले हुए हैं, बोलो हाँ.
अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो इनटू क्या कर दूंगा बेटा 1000। अब देखो ये 7.1 ग्राम है, इसका मोलर मास 142 दिया हुआ है, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 करेंगे और इनटू क्या करेंगे 1000। ये गया, ये 10 हो गया, ये 71 हो गया, 142, 71 आधा है ना 142 का, 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है, क्या आता है इतना? तो दूसरा बनाओ, सेकंड क्वेश्चन। हो गया? अरे इसको भी क्या छापते हो तुम लोग? लिखो क्वेश्चन। 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का जो मोलर मास है बेटा वो है 126। 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मोलर मास है 126, आर प्रेजेंट इन 250 ml of a solution, are present in 250 ml of solution. How much volume of water, how much volume of water needs to be, how much volume of water needs to be added to this solution, how much volume of water needs to be added to this solution to make it a how much volume of water needs to be added to this solution to make it a 0.1 normality solution, to make it a 0.1 normality solution. हाँ 0.1 normality solution, 0.1 n. How much volume of water needs to be added to the solution to make it a 0.1 n normality solution? कितना वॉल्यूम और ऐड करूंगा वाटर का जिससे कि वो 0.1 नॉर्मेलिटी का हो जाए? हम्म 0.4 कितना है आंसर? 0.5 लीटर और मिलाएंगे तो हो जाएगा। हाँ 500 ml और मिलाएंगे क्या? कितना है बेटा? 0.4 0.5? अरे यार देखो तो नहीं यार, कितना है? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मतलब तू 250 पहले से है, 500 ml और मिलाएगी तो 750 ml होगा तुम्हारे हिसाब से, है ना? तो चेक करो तो एक बार। 6.3 मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम ये बोलना चाह रहे हो कि हाँ चलो देखो यार किससे किससे बन जाएगा भाई, मतलब दिमाग में स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है किसके किसके, और किसके किसके एकदम ऊपर से गया एकदम प्लेन टाइप का कि नहीं हम तो आ गई। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है 250 ml 250 ml का, ये पूरा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है क्या? अरे हाँ बोलना। हाँ इसमें 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड मिला हुआ है, पूरा 6.3 ग्राम
जो ऑक्जेलिक एसिड है वो 250 ml में है। अब मेरे को बाहर से पानी मिलाना है और इस सॉल्यूशन को क्या कर देना है बेटा, 0.1 नॉर्मेलिटी का कर देना है, 0.1 नॉर्मेलिटी का कर देना है। बात समझ में आई क्या? अब ये बोल रहा है कि 0.1 नॉर्मेलिटी का कर देना है पानी मिला के, मतलब अभी एट प्रेजेंट इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 0.1 से कम होगा, 0.1 से ज्यादा होगा, तो मैं उसको पानी डाल के डाइल्यूट करूंगा। तो पहले तुम चेक भी कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है यार कि पानी डाल के 0.1 करना है, मतलब ज्यादा ही होगा। मैं क्या करता हूं, मेरे को पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, बोलो हाँ, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर ये ml में है तो इनटू 1000, बोलो हाँ। एक सॉल्यूशन मेरा जो ये रखा हुआ है इसमें मैं पानी डालूंगा तो क्या चीज नहीं बदलेगी, सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो वाटर ऐड कर रहा हूं, पहले भी और बाद भी, पहले भी और बाद में भी क्या चीज नहीं बदलेगा, मोलैरिटी बदलेगा, नॉर्मेलिटी बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं बदलेंगे। तो मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह पे 6.3 ग्राम, और देखो मैं मास से मोलर मास डिवाइड करूंगा, मोलर मास कितना दिया है बेटा 126, तो ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, बोलो हाँ, ये नंबर ऑफ मोल्स हुआ ना, इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्जेलिक एसिड का इन फैक्टर 2, तो अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गया, हाँ कि नहीं बोलो। अब मेरे को नहीं पता कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, मेरे को नहीं पता कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, है ना, ml में फाइनल वॉल्यूम क्या होगा ml में, जिससे कि तब इसकी नॉर्मेलिटी 0.1 रहेगी। आई बात समझ में? तो 0.1 नॉर्मेलिटी के करेस्पॉन्डिंग मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए, वो मिल जाएगा, बोलो हाँ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, जो कि ml में है क्योंकि मैंने ऊपर 1000 मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, ये बेटा ये 63 और ये 126, ये 1/20, 0.05, 0.05 इंटू 2 0.1, 0.1 इंटू 1000 कितना हो गया 100, लिख दूं क्या 100, और ये 0.1 आ गया, और ये ml में आएगा, ये कितना आ रहा है बेटा 1000, मैं डायरेक्ट भी 1000 लिख सकता था, वो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा 1000 ml, मतलब 6.3 ग्राम जब 1000 ml में रहेगा ना, तब उसकी नॉर्मेलिटी कितनी रहेगी 0.1। अभी उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 250, और कितना पानी डालूंगा जिससे कि 1000 ml हो जाए 750, तो ये इतना होना चाहिए, इतना अभी है, तो 750 ml वाटर में क्या करूंगा, मिक्स करूंगा। आई बात समझ में? या फिर 0.75 लीटर, अगर लीटर में बोल रहे हैं तो आई क्या बात समझ में? तुम लोगों को बैलेंस करना आता है रेडॉक्स रिएक्शन को? किसको नहीं आता हाथ ऊपर करो। अरे मतलब मैं अभी नहीं पढ़ाया, मैं जनरल पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों को। किसको नहीं आता हाथ ऊपर करो ना यार, से नहीं आता बेटा, वेरी गुड, नहीं आता, हाँ ठीक, ऐसे यही तो पूछ रहा हूँ कि यार किसको आता है किसको नहीं आता है। अगर मैं एन फैक्टर बता दूंगा तो तुम लोग निकाल लोगे ना, है ना, फिर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा एन फैक्टर क्या है ना। लिखो क्वेश्चन, नहीं लिखिए, हाँ बेटा देख, पहले 6.3 ग्राम ना 250 ml में था, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें मैं कितना, इसी सॉल्यूशन में मैं कितना पानी डालूं जिससे कि इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाए 0.1।
तो मैंने क्या किया, मैंने कितना पानी डालना है, क्या करना है, वो तो मैंने नहीं निकाला। मैंने ये निकाला कि 6.3 ग्राम के करस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम होगा, मतलब वो कितने सॉल्यूशन में होगा जिससे कि उसका नॉर्मेलिटी कितना हो 0.1। तो वॉल्यूम आया 1000 ml। मतलब जब 6.3 ग्राम या 0.05 मोल्स जब 1 लीटर में या 1000 ml में होंगे तब उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी 0.1। समझ में आई क्या? तो मेरे को यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया कि 1000 ml में होना चाहिए, लेकिन अभी तो मेरा सॉल्यूशन 250 ml का है, तो मैं और 750 ml पानी डालूंगा तब तो वो 1 लीटर का हो जाएगा। आई बात समझ में कि अभी भी नहीं आई? 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन है और 250 अभी मेरे सॉल्यूशन का 250 ml सॉल्यूशन है अभी। अब मेरे को उसको 1 लीटर करना है तो मैं 750 ml और वाटर ऐड करूंगा। आई बेटा बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? नेक्स्ट, हो गया ना? अच्छे से समझ में आया सबको? हाँ, जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो 1 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट वॉज फाउंड। तुम लोगों को स्ट्रेंथ बताया कि नहीं बताया? बता दें। 1 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट वॉज फाउंड टू रिक्वायर 50 ml, was found to require 50 ml of 50 ml of dilute HCl for complete reaction. 1 gram of pure calcium carbonate was found to require 50 ml of dilute HCl for complete reaction. हो गया? The molarity of the HCl solution, the molarity of the HCl solution is given by, आपको बताना है बेटा कि मोलैरिटी ऑफ द HCl सॉल्यूशन क्या होगी जिससे कि कंप्लीट रिएक्शन हो जाए। बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो वो तरीका भी है जो हम लोग तुरंत अभी पढ़े हैं, 0.2 भी हो सकता है, 0.1 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। 0.2 हाँ नहीं बेटा, देखो सीधी सी बात है, क्या दिया हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। क्या इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? HCl के साथ। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में मेरे को कोई टेंशन नहीं कि भाई वो 2 मोल 1 मोल 5 मोल 10 मोल करने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम था? 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब 0.01 मोल है ना बेटा? 0.01 मोल बोलो हाँ। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना? 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलो हाँ। HCl के भी कितने होंगे? 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट्स होने पड़ेंगे कंप्लीट रिएक्शन के लिए। मतलब इसका तो बेटा HCl का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है ना, तो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 0.02 मोल बोलो हाँ। इसका 50 ml है बेटा, क्या है? 50 ml। समझ में आया क्या? वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलैरिटी हमको नहीं दिया हुआ है, तो मोलैरिटी हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या?
हमारा मोलैरिटी मान लो था x मोल पर लीटर, ठीक है क्या, उसमें 50 ml अपन मिलाए तो 50 को डिवाइड बाई 1000 करके लीटर ही कर लेते हैं, बोलो हाँ। तो हमारे पास कितना होना चाहिए, 0.02 होना चाहिए। समझ में आया क्या? अरे मोलैरिटी इंटू मुंह बन रहा था ना तेरा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो x इज इक्वल टू बेटा 0.02 इंटू 1000 और बाय क्या हो गया बेटा 50, तो ये हो गया आपका 20 इंटू 0.02 क्या हो जाएगा 0.4 लीटर आ रहा है बेटा आंसर। कहाँ तुम लोग 0.2 में एकदम कॉन्फिडेंट थे, 0.4 आ रहा है आंसर, ठीक है क्या? किसका बेटा, Ca कैल्शियम प्लस 2 CO3 माइनस 2, एन फैक्टर तो 2 है ना। अरे तो भाई मोलैरिटी तो निकाला 0.4, अच्छा ठीक है ये ले 0.4 मिला किसका, तो मैं यहाँ पे कहाँ लिया हूँ देखो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट था तो 0.02 मोल ही तो लिया हूँ, एन फैक्टर 1 ही तो लिया हूँ। तेरे को नहीं समझ में आ रहा है मतलब दिक्कत है भाई। देखो 1 ग्राम था, बोलो हाँ, मोलर मास क्या होता है 100 ग्राम, तो 0.01 मोल, बोलो हाँ। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम प्लस 2 कार्बोनेट माइनस 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2, तो 0.01 मोल से वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आते हैं, तो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट्स। इसका अगर 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट्स है तो इसका भी कितना होना चाहिए, अब इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है तो नंबर ऑफ मोल से वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करता हूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से वैलेंसी फैक्टर डिवाइड करूंगा तब नंबर ऑफ मोल्स आएगा, तो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय 1 मतलब 0.02 मोल। अब ये मोलैरिटी क्या हो जिसका मैं 50 ml लूं तो क्या हो जाए 0.02 मोल्स मिले, तो मोलैरिटी आ गई बेटा 0.4 मोलैरिटी। उसको वो बताया मेरे को कि सर मोलैरिटी निकालने है, मैं लीटर लिख दिया, हो गया क्या? हाँ बोल। मत कर तू, रुक इधर देख, ये देख इधर देख, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl क्या बनाएगा CaCl2। अरे मैं मूल कंसेप्ट से बना लेता हूं ना, ठीक है, ये बेटा CaCl2 और ये क्या हो जाएगा बेटा H2O प्लस CO2, बोलो हाँ। अब देखो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? हम लोग यहां से मोल्स कितना निकाले थे 0.01 मोल, ठीक है क्या? 0.01 मोल के लिए मुझे कितने चाहिए 0.02 मोल चाहिए, ठीक है क्या? अब मोलैरिटी x मोल पर लीटर है, मैं कितना वॉल्यूम मेरा क्या था बेटा 50/1000 लीटर, तो मुझे कितने आने चाहिए उसमें कितने मिलने चाहिए 0.02 मोल मिलने चाहिए। x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना, ये लास्ट स्टेप ही है 0.4 लीटर। क्या पूछ रही थी? इससे नॉर्मैलिटी निकल जाएगी, नॉर्मैलिटी एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मैलिटी भी 0.02 आएगा। इसका बता रही है HCl का, नहीं मिनट फिर से बोल, तो क्या बोल रही है? HCl की नॉर्मैलिटी 0.02 आएगी क्योंकि एन फैक्टर, हाँ नॉर्मैलिटी 0.2 आएगी। क्या किसकी मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी थोड़ी दी हुई थी क्या, तो कैसे आई? अरे तो मतलब तो वही हो गया, वही स्टेप्स तो हुआ। चल आ जा, चल बोलते जा मेरे H2 क्या था ये CaCO3, चल ठीक है CaCO3 था, बोलते जा CaCO3 और HCl था, हाँ बोल इधर क्या था, इधर पूरा 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट तक क्लियर है, ये 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट था ना, हाँ चल ठीक है, ये 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। अब इधर भी 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है फिर बोल इसकी नॉर्मैलिटी निकालूं। 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो कितने ml में है 50 ml में है, 50 ml में है ना, नहीं तो नॉर्मैलिटी निकाल रही है ना वो,
वो नॉर्मेलिटी निकाल रही है, तो 50 इंटू 1000, तो हाँ हाँ नहीं नहीं, उसको क्लियर हो जाने देना। हाँ ये लड़की बहुत, ये ना पूरी दुनिया ऐसे जाती है ना, ये मैं इधर जाके ही बनाऊंगी बोलती है, हर क्वेश्चन में नया कुछ करती है भाई। तो मतलब तो वही हो गया कि तू, हाँ समझ में आया बेटा? लिखेंगे क्वेश्चन। Concentrated H2SO4 has a density, concentrated H2SO4 has a density of, concentrated H2SO4 has a density of 1.98 gram per ml. Concentrated H2SO4 has a density of 1.98 gram per ml and is 98% H2SO4 and is 98% H2SO4 by weight. Its normality is, its normality is, आपको क्या आता है बेटा? आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना आता है क्या? यस सर। मोलैरिटी निकाल के नॉर्मेलिटी, समझ रहे हो ना भावनाओं को? हाँ, इसका रिलेशन मैंने आप लोगों को बता रखा है भाई, वेट बाय वेट परसेंट का रिलेशनशिप क्या होता है। थर्टी 39.6, ठीक, हाँ आ गया। देखो वेट बाय वेट परसेंट को अगर मास ऑफ सॉल्यूट लेते हो तो डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और मोलैरिटी निकालने के लिए मैं क्या रिलेशन बताया था बेटा? इनटू 100, ये मास ऑफ द सॉल्यूशन, और ये हो गया आपका डेंसिटी कितना था, ये आपका डेंसिटी हो गया, और ये इनटू 1000 कर दिए, तो ये हो गया 10। तो देखो रिलेशन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बेटा, वो रिलेशन हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था, वेट बाय वेट परसेंट जो दिया है वो ले लो, इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मानते हो क्या? ये मैंने डिराइव करवाया हुआ है क्या? अब मोलैरिटी कैसे निकलेगा? वेट परसेंट दिया है, कितना दिया है? 98। अच्छा, डेंसिटी कितनी है? 1.98 इंटू 10, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 98। मोलैरिटी निकल जाएगा। और 19.8 आ गया मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। 39.6। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये रिलेशन किसको नहीं आता है भाई? ये वाला सेजल, तुम लोग आ गए थे इस रिलेशन टाइम पे, आ गए थे ना? कौन नहीं पढ़ा है? पारिजात, हाँ पिछला ही लेक्चर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। बोल रहे हैं बेटा नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 मोलार H3PO3 is, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 मोलार H3PO3। मोलैरिटी, इसका वैलेंसी वेक्टर कितना होगा? देखो H3PO4 होगा तो 3, H3PO3 है तो 2, और H3PO2 होगा तो मोलैरिटी इनटू वैलेंसी वेक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी 0.1 है, इसका वैलेंसी वेक्टर 2 है, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 0.2n। समझ में आया? तो m वैलेंसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद n हो जाता है। समझ में आया क्या? m मल्टीप्लाई किससे? वैलेंसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद n हो जाता है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लिखो भाई।
हो गया ये? Yes, sir. लिखो दी वॉल्यूम्स ऑफ 4NHCl एंड 10NHCl, मतलब दो सॉल्यूशन है, एक की नॉर्मेलिटी कितनी है 4, एक की नॉर्मेलिटी कितनी है 10. तो दी वॉल्यूम्स ऑफ 4NHCl एंड 10NHCl required to make 1 liter of 6NHCl. मतलब इसका कितना वॉल्यूम लूं मैं, ये V1 और ये V2, इन दोनों का कितना वॉल्यूम लूं कि इन दोनों को मिलाने के बाद मेरे को 1 लीटर का 6NHCl मतलब 6 नॉर्मेलिटी वाला सॉल्यूशन मिल जाए. ठीक है, लगाओ. टोटल 1 लीटर का सॉल्यूशन बना है और 1 लीटर 2 लीटर. 0.3. एक 2/3 एक 1/3 ना. हाँ, इसका टेक्निक, लेकिन मेरे को इससे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा. सीधा सोचती नहीं है ये बेटा, बहुत बहुत बेहतरीन चीज है ये, है ना. आप यूज कर रहे हो, आपके पास जो है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप एग्जाम में ऐसा करते, आदत डालोगे ना ऐसा करने की, तो मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अपन एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं रहता है. एक हम क्या करते हैं, हम साल भर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि इस क्वेश्चन को अपन ऐसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को इस टाइप से करते हैं, इस क्वेश्चन को इस टाइप, और वहां जाके उसको लगा देते हैं. अगर वहां पे भी अगर ये आदत रहेगी ना, तो फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा. समझ में? एक का है 2/3, एक का 1/3, मतलब एक का 0.33 लीटर, एक का 0.67 लीटर. ठीक है क्या? देखो बेटा, देखो क्या बोल रहा है. एक सॉल्यूशन है बेटा जिसकी नॉर्मेलिटी 4 है, वॉल्यूम नहीं पता. एक और सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 10 और उसका वॉल्यूम नहीं पता. दोनों को मिला है तो 6 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बना और वॉल्यूम है 1 लीटर. अगर ये 1 लीटर है, इसका मतलब V1 और V2 को मिला के भी कितना लीटर है? 1 लीटर है. बोलो हाँ, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1 लीटर. अगर V1 को मैं V मान लेता हूं तो V2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस V. आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? क्योंकि दोनों को मिला के 1 लीटर का सॉल्यूशन बन रहा है ना, तो अगर एक V है तो एक क्या हो जाएगा? 1 माइनस V. तो मैं इसको कर देता हूं V लीटर और इसको कर देता हूं 1 माइनस V लीटर. समझ में आया? बाकी मेरे को पता है मेरे को क्या करना है. क्या? N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3. क्या किसको नहीं आता ये चीज बताओ? आता है सबको? आता है. N1V1 क्या हो जाएगा? 4 इंटू V प्लस 10 इंटू 1 माइनस V इज इक्वल टू 6 इंटू 1. तो ये हो गया आपका 4V, ये आपका 10 माइनस 10V इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 6. तो ये आपका हो जाएगा माइनस 6V इज इक्वल टू 6 माइनस 10 माइनस 6V इज इक्वल टू माइनस 4. V इज इक्वल टू माइनस 4 बाय माइनस 6, 2/3. अगर V 2/3 है, मतलब इसका वॉल्यूम कितना? 2/3. 2/3 मतलब 0.67 लीटर. 0.67 लीटर. ठीक है क्या?
तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0.67 0.33 लीटर। समझ रहे हो क्या? बोलो हाँ कि नहीं? एक क्वेश्चन ये और है, लिखो मत, बताओ। 2.3 मोलैरिटी का H2SO4 सॉल्यूशन है। 2.3 मोलैरिटी का H2SO4 सॉल्यूशन है, नॉर्मेलिटी पूछ रहे हैं। 2.3 मोलैरिटी का है, वैलेंसी फैक्टर 2 है, 4.6 हो जाएगा। लिखेंगे एक क्वेश्चन, हाँ 2.3 मोलैरिटी था, इंटू 2 करोगे तो 4.6 आएगा ना, 2 का डबल 4, 3 का 6, 4.6। लिखो व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोलर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोलर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स। इस बार तुम लोग का टेस्ट हुआ था ना संडे, कैसा गया? कितने कितने क्वेश्चन बनाई सोनाली? इसका भी एक ही गलत हुआ है। श्रद्धा तेरे कितने गलत हुए? सारे सही हैं, मतलब वैसी दिमाग लगा लगा के। ठीक है, क्वेश्चन लिखो बेटा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ द सॉल्यूट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ द सॉल्यूट, what volume of 0.8 molar solution contains 0.1 mole of the solute। हाँ हो गया तेरा, बता दिया, खुश हो गया, मिठाई बांटेगा, कल ये मिठाई लाएगा, सब लोग हो गए ना। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ये बोल रहा है कि 0.8 मोलैरिटी के सॉल्यूशन के लिए, है ना, कितना वॉल्यूम ले लीटर में, जिससे कि उसमें कितना मिले 0.1 मोल। सिंपल खेलो ना बेटा, मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल्स दिया है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.1, ये आपका मोल है, ये आपका मोल पर लीटर है, मोल मोल कैंसल, 1/8 लीटर। समझ में आ गया? चलो लिखो, फॉर ऑब्टेनिंग 3 मोलार सॉल्यूशन, फॉर ऑब्टेनिंग 3 मोलार सॉल्यूशन, 3 मोलार सॉल्यूशन के लिए, है ना, फॉर ऑब्टेनिंग 3 मोलार सॉल्यूशन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, फॉर ऑब्टेनिंग 3 मोलर सॉल्यूशन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड to a mixture of 250 ml of 6 molar HCl, 250 ml of 6 molar HCl, 250 ml of 6 molar HCl and 650 ml of 3 molar HCl।
For obtaining 3 molar solution, how much volume of water must be added to a mixture of 250 ml of 6 molar HCl and 650 ml of 3 molar HCl? मेरे पास एक सॉल्यूशन है बेटा, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, 6 मोलार HCl का, 6 मोलार HCl सॉल्यूशन का 250 ml है और 3 मोलार सॉल्यूशन का 650 ml है। अब ये दोनों को मिला देने के बाद मैं इसमें और कितना पानी डालूं जिससे कि मुझे क्या मिले बेटा, 3 मोलर सॉल्यूशन मिले। पक्का? हाँ बेटा, 1 पॉइंट नहीं बेटा, नहीं देख, यहां पे टोटल नंबर देखो, मैं इसको बहुत सारे तरीकों से फिर अगेन सॉल्व कर सकता हूं ना, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूं, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो मैं क्या सोचा कि मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। भाई इस सॉल्यूशन में टोटल कितने मोल्स मिले वो निकाल लूंगा। कितने मोल्स मिले, 6 इंटू 250/1000, इतने ही मोल्स मिलेंगे ना। अरे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये 4 हो गया और ये 3/2 मतलब 1.5 मोल। मानते हो क्या, मानते हो क्या? फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखा बेटा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस, ये 3 मोलार था इंटू 650 डिवाइड बाय 1000, बोलो हाँ। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 39/20 किसके आसपास आएगी ये वैल्यू, ये 1.9 समथिंग है ना, 1.9, क्योंकि अगर ये 40 होता तो पूरा 2 होता ना, तो 1.9 समथिंग आएगा। एग्जैक्ट निकाल लेते हैं अपन, 1.95 मोल्स, ठीक है, 1.95 मोल्स। अभी दोनों को मिला दिए तो एक सॉल्यूशन बना, समझ में आया? अब मैं क्या कर रहा हूं, उसकी मोलैरिटी रख रहा हूं 3 मोलार। क्या रख रहा हूं, देखो यहां से कितने मोल्स आए, 1.5 मोल है, यहाँ पे कितने है 1.95 मोल है, टोटल कितने हो गए, 2 ये हो गए और 2.4, 1.95 और 1.5, 3.45। अब बेटा मैं चाहता हूं कि ये 3 मोलैरिटी का बने, तो 3 मोलार बनाने के लिए 1.9 मोल तो उतने ही रहेंगे, मुझे वॉल्यूम कितना चाहिए, तो ये ml में निकल जाएगा, इंटू 1000 कर दिए। आई बात समझ में? अरे 3 मोलैरिटी का बनाना है, हाँ अच्छा सॉरी। अब देखो मेरे को क्या बनाना है बेटा, मेरे को 3 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है। मेरे पास टोटल कितने मोल्स है, 1.5 प्लस 1.95, 3.45 मोल्स। तो मेरे को कितना वॉल्यूम ml में लूंगा वो निकल जाएगा कि कितना होना चाहिए, कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व होने चाहिए। तो वॉल्यूम अगर हम लोग ml में कैलकुलेट करेंगे तो 3.45 था ना, इंटू 1000 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 1.15 इंटू 1000, ये आ गया 1150 ml। मतलब ये 3.45, मतलब यहाँ पे जितने भी मोल्स हैं वो कितने में डिसॉल्व होने चाहिए, 1150 ml में होने चाहिए। लेकिन अभी इन दोनों को मिलाने के बाद कितना ml बन रहा है बेटा, ये 250 और ये 650, कितना हो गया। अब देखो मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए 1150 ml,
और ये कितना है बेटा 900। तो बेटा और मैं पानी कितना मिलाऊंगा, जितना बच रहा है 250 ml और पानी मिलाऊंगा। आ रही बात समझ में? देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां से मोल्स निकाले, मैंने यहां से मोल्स निकाले, निकाल लिए। अब बोल रहा है कि इसको दोनों को मिलाने के बाद भी 3 मोलार नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा और पानी मिलाना पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने मोलारिटी 3 रखी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3.45, मैंने उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम निकाल लिया कि कितना वॉल्यूम होना चाहिए, है ना बेटा, जिसमें 3.45 मोल्स डिसॉल्व हुए हों और मोलारिटी कितनी हो 3। तो वो वॉल्यूम कितना है 1150। फिर मैंने देखा कि ये दोनों को मिला के तो कितना हो रहा है 900 ही हो रहा है, लेकिन मेरे को 3 मोलर बनाने के लिए 1150 होना चाहिए। तो मेरे को समझ में आया कि मेरे को 250 और मैं मिलाऊंगा वाटर, तो ये 1150 हो जाएगा और टोटल मोल्स बाय वॉल्यूम करोगे तो ये 3 मोलर का बन जाएगा। आई बात समझ में? एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। समझ में आ रहे क्या? आ रहे क्या? और भी? हाँ, तू कैसे करी बता, इसका मस्त करता। ये तो बहुत मुश्किल है, मैं बहुत इजी। हाँ बता। M1V1 वो नीचे बॉक्स में है, डायरेक्ट फार्मूला में M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। नहीं बेटा, लेकिन यहाँ पे वाटर और एक्स्ट्रा अपन ऐड कर रहे हैं ना, तो वो तू समझ गई, मेरे को भी समझ में आ गया कि तू क्या बोलना चाहती है, लेकिन मेरे को तो समझाना है ना, मेरे को तो प्रोसेस बताना है कि क्या हुआ, इसलिए मैंने ये वाले तरीके से करवाया। हाँ भाई, मेरे को तो ये सारी चीजें बतानी है, मैं सीधे ऐसे आंसर निकालूंगा तो मेरे को बनाना बस थोड़ी है, मैं तो समझाने के लिए बैठा हूं ना। ठीक है क्या? आई बात समझ में? तो प्रोसेस क्या है कि बेटा मैंने क्या किया, मैंने वो दोनों में टोटल कितने मोल्स है वो निकाला। फिर मैंने क्या किया कि भाई मेरे को 3 मोलारिटी का करना है मेरे सॉल्यूशन को, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या वॉल्यूम होना चाहिए, तो 1150 होना चाहिए। मैंने देखा दोनों को मिला देने के बाद 1150 नहीं हो रहा है, 900 हो रहा है, तो मेरे को पता चला कि 250 ml और मिलाऊंगा तो ये 1150 का हो जाएगा और टोटल मोल्स 3.45 मोल्स जब 1150 में है ना डिसॉल्व होंगे तो मोलारिटी क्या रहेगी बेटा 3 मोलार। समझ में आता है क्या? बोलो। चलो अब रोते गाते मत जाना, एक क्वेश्चन और बना लो, हंसते हंसते जाना। लिखो, फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन if 0.01 mole, find the molarity of solution if 0.01 mole of solute is present in if 0.01 mole of solute is present in 500 ml of the solution। 500 में कितने हैं 0.01, तो 1000 में कितने होंगे 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है क्या? चलो, क्या तुम लोग जाते जाते दुखी मन से मत जाओ करके, ठीक है? ये किसका है? तुम्हारा है ना सर? तो वही तो अभी आ रहे हो ना? नहीं आ रहे, आओगे तुम अभी जल्दी बताओ। अमृता आजा बेटा। है क्या कर रही है, क्या सोच रही है? देख सकता हूँ मैं, आदमी अगर एक नंबर से चूकता है तो जिसको हर साल क्लास में बताया उनको बताया वैसे ही बैठना है, वैसे ही। बात तुम्हारे नॉलेज का नहीं है, रिजल्ट नॉलेज के अलावा आपके मतलब मेरे को एक बार बता, जैसे तेरे को कोई चीज आती है
मैं 1 महीने के लिए छोड़ दूंगा तेरे को, क्या तू उतने मार्क्स ले आएगी, वो सब क्वेश्चन तेरे को देखना पड़ेगा ना। वही चीज़ है, साल भर में एक ही बार तो वो आएगा ना टेस्ट। तो एक टॉपिक जो आज पढ़ा रहा हूँ मैं, साल भर में फिर एक ही बार आएगा, तो मैं लास्ट में तू देखेगी वो अलग मैटर है। तो छोड़ मत, कोचिंग ज्वाइन कर। कोचिंग में रोज बैठ देख, सोनाली को बुलाया मैं, मैथ्स सब्जेक्ट को भी बुलाया मैं, श्रेया को तो श्रेया आ रही है, सोनाली को मैं बुलाया। अरे तो फीस का कोई तेरे को मांग रहा है क्या तेरे से फीस, या कोई फीस का तेरे को बोल रहे हैं क्या? बोले तो है ना तुम लोगों को डिस्काउंट। बेटा हम लोगों को तुमसे मतलब है, अभी फीस से मतलब नहीं है। जब आगे क्लास बैठे कोई प्रॉब्लम है तो बताना, मैं मत सोच। बेटा तुम लोग हम लोग के स्टूडेंट हो यार, हम लोग कोई प्रोफेशनल तुम लोग के साथ नहीं है कि फीस की बैठेगी। अरे तुम्हें जब देना हो देना, जितना देना हो उतना देना। तो तुम क्लास को बैठ तो वेस्ट मत हो, क्योंकि अभी का समय गया तो फिर बैकअप, वो बैकलॉग को कंप्लीट करने में फिर अभी बहुत सारी चीजें, पिछले बार तो बहुत जरूरी नहीं है, थोड़ा सा लेट आई थी, सिर्फ तेरे कंसेप्ट वाले पार्ट में तेरा प्रॉब्लम था, रिलेट करने में तेरे को दिक्कत होती। अभी वही सब चीज फिर चल रहा है, फिर वो चला जाएगा। लेट मत करना, अभी रिकॉर्डिंग पूरा देखो और रेगुलर क्लास में बैठ कल से। इधर उधर का मत सोच बेटा, मत सोच कौन क्या बोलेगा, सर बैठेंगे क्या बोलेंगे। अरे तो क्या मतलब पैसे से खाने से तेरे को कुछ कोई बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तेरी जैसी इच्छा होगी वैसा तू बता देना कि सर ऐसा है, इतना मेरे से बन रहा है, इतना मेरे से, लेकिन कम से कम बैठ क्लास में। अब तू कर ले बेटा, तुम लोगों को ना बस एक बूस्ट चाहिए। तुम लोगों को एकदम एक सैचुरेशन वाले लेवल पे है। एक साल और दोगे ना तो तुम्हारा तो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। और मैं तो सोनाली को इधर ये बोला कि भाई ये काउंसलिंग में जो होगी होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो बैठ, कुछ मत करवा, कोई रजिस्ट्रेशन मत करवा, जो तो करना होगा कम से कम बैठ जाए। और मैं मुझे पानी है नहीं बदला करके वो श्रेया चली गई है। श्रेया अभी टेस्ट है, तुम लोग टेस्ट दिला रहे हो ना? ठीक है, इस तरह मशहूर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ड्रॉपर का ना, हाँ कैसा बना? अच्छा बना। तो पहले मेरा बेसिक मैथ्स का मैं क्लासेस लिए थे, फिर हाँ हाँ हाँ। एक ही क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। हाँ फिर अभी क्या करी? जितने क्वेश्चन थे सब बनाना। नहीं तो अभी प्रैक्टिस करके आई थी कि रिकॉर्डिंग देखी, क्या करी? बस प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस करके। नहीं बेटा फिर रेगुलर रिपीट करो। देखो बायो का बार बार मल्टीपल रिवीजन करो, एक बार तो हो गया है ना, जितनी बार रिवीजन कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो। कल से रेगुलर है। हाँ बेटा इसको मैं क्या बोलूँगा तुम लोग? मैं बोला ये देखो, मैं बोला ये पारिजात मानवी की है।